Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss a very important topic from hematology today, and that is none other than sickle cell anemia. Okay, now friends, sickle cell anemia एक बहुत important topic है hematology का. एंड गाइज मैंने बहुत सारी हेमाटोलॉजी के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं एंड विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट ऑन दिस channel, so you guys can visit and आप videos view कर सकते हो because these lectures that I am uploading are very beneficial for all of you because in this we are going to cover the physiology, the pathology and the medicine part of these topics, okay, and that also one after another. सो फर्स्ट अप व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया. तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव हीमोग्लोबिनोपैथी है, ठीक है. इसमें हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो जाता है. क्या प्रॉब्लम हो जाता है? जो बीटा ग्लोबिन की जीन है, HBB जीन, वो म्यूटेट हो जाती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो अब नॉर्मल बनने लगता है, ठीक है. एंड दैट अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज रिप्रेजेंटेड एज HbS, ठीक है. तो HbS के फॉर्म में ये हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड ऑब्वियसली अगर म्यूटेशन हो जाएगा बीटा ग्लोबिन में तो देयर विल बी रिजल्टिंग इन हीमोलिटिक अनीमिया, विच इज वाई सिकल सेल एनीमिया इज द टर्म दैट इज गिवन हियर. एंड ऑब्वियसली जो ब्लड वेसल्स है उसमें ऑक्लूजन हो जाएगा एंड कई बार दिस कैन ऑल्सो लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ठीक है. अब जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बीटा ग्लोबिन जीन में, जो कि स्पेसिफिकली क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो ये तीन तरीके से हो सकता है, या तो म्यूटेशन हो जाएगा या फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है 6th पोजीशन पे. आप इसको याद कैसे रखोगे? G for glutamic acid, so glutamic acid goes, okay, and valine comes, okay. So you just remember G glutamic acid goes and you will be able to memorize this, okay. अब हम inheritance देखें तो हमने already देखा हुआ है that sickle cell anemia is autosomal recessive and ये आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, HbS जो हीमोग्लोबिन है ना वो पॉलीमराइज कर जाएगा और RBC डिफॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है. जो RBC होती है ये HbS पॉलीमराइज हो जाने की वजह से RBC जो होती है दैट बिकम्स सिकल शेप्ड, ओके. एंड क्या होता है, वो जगह जगह पर जाकर ऑक्लूड करेगी और पतली जो वेसल्स है अगर वो वहां पे जाकर फंस जाती है तो वहां पर वो उस एरिया को ब्लॉक कर देती है, ठीक है. सपोज दिस इज द ब्लड वेसल, दिस इज वेरी नैरो एंड अगर यहाँ पर कहीं भी कोई ओक्लूजन हो जाता है सो ऑब्वियसली दैट कैन लीड टू इस्चीमिया एंड इन्फेक्शन, ठीक है. ये सिकल सेल जो RBC है वो जाकर उस जगह पर ऑक्लूड हो जा रही है. नाउ कई बार एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस भी देखने को मिलता है. ये इकलौती ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको दोनों एक्स्ट्रावैस्कुलर और इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस ऑब्जर्व होती है, ठीक है. एक्स्ट्रावैस्कुलर होगी तो स्प्लीन में होगी एंड उसकी वजह से हिमोलिटिक अनीमिया होगा. इंट्रावैस्कुलर होने की वजह से अगर ब्लड वेसल्स के अंदर हो रही है सो दैट कैन लीड टू हीमोग्लोबिनीमिया या फिर हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है. यूरिन में जो ब्लड है वो हमें देखने को मिलेगा. नाउ मूविंग ऑन द क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हिमोलिटिक अनीमिया क्रोनिक, ठीक है. इसमें जॉन्डिस होगा ऑब्वियसली. देयर इज अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया. देन पैलर, फैटिग एंड वीकनेस विल बी प्रेजेंट. स्प्लीनोमेगाली विल आल्सो बी प्रेजेंट एंड दिस इज स्पेसिफिकली फाउंड इन चिल्ड्रन. एंड स्प्लीनेक्टमी अडल्ट में देखने को मिलती है, ठीक है. वैसोक्लूसिव
क्राइसिस में हमें पेन क्राइसिस ऑब्जर्व होगा और ये मेजरली होती है ऑक्लूजन की वजह से, और उसकी वजह से ये जगह जगह पर जाके ऑक्लूड हो जाएगा, तो बोन हो सकता है, चेस्ट हो सकता है, एब्डोमेन हो सकता है। इसमें सडन पेन के एपिसोड्स होंगे, ठीक है। कई बार हाइपोक्सिया भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ देयर विल बी ऑक्लूजन देयर विल बी नो पैसेज ऑफ ऑक्सीजन एंड विच कैन कॉज दैट, ओके। एंड इवन कई बार हाइपोक्सिया भी इस चीज को ट्रिगर कर सकती है। कॉमन साइट्स इसकी जो होती हैं वो यूजुअली फीमर या ह्यूमरस, दैट इज लॉन्ग बोन्स होती हैं। उसके अलावा रिब्स में हो सकता है एंड वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो सिकल सेल अनीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसमें पर्सन को चेस्ट पेन, ठीक है, या फिर डिस्निया की प्रॉब्लम हो गई, हाइपोक्सिया, फीवर आ गया, पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स बन गए या फैट एम्बोलिज्म, ये सब ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस पे। तो एप्लास्टिक क्राइसिस इज ऑल्सो अ फीचर एंड इसमें आपको ये पार्वोवायरस B19 का इन्फेक्शन बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार स्प्लीन बहुत ज्यादा एनलार्ज हो सकती है, ठीक है। बच्चा जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है। डैक्टिलाइटिस दैट इज हैंड फूट सिंड्रोम इस बीमारी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, जिसमें हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाती है वैसो ऑक्लूजन की वजह से, ठीक है। ये ज्यादातर इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। स्ट्रोक मिल सकता है बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज ऑक्लूजन। प्रियापिज्म देखने को मिल सकता है, अगेन द कॉज इज ऑक्लूजन, ठीक है। इसमें जो स्ट्रोक होता है ये कॉमनली MCA दैट इज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। पैर में नॉन हीलिंग अल्सर्स बन सकते हैं, दिस अगेन इज ड्यू टू ऑक्लूजन एंड पुअर सर्कुलेशन, जिसकी वजह से इस्चीमिया हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट इधर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, तो हीमोग्लोबिन कम रहेगा। रेटिकुलोसाइट तो नॉर्मल ही है बिकॉज बोन मैरो तो कॉम्पेंसेट करेगा उसको, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन ऑब्वियसली बढ़ा हुआ मिलेगा अनकॉन्जुगेटेड बिकॉज ब्रेकडाउन इज हैपनिंग, ठीक है। जब भी ब्रेकडाउन होता है LDH इंक्रीज हो जाता है, हेप्टोग्लोबिन इनवर्स होता है सो डिक्रीज हो जाता है। देन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सिकल सेल मिलती है, हॉवल जॉली बॉडी मिलती है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कुम्स टेस्ट नेगेटिव होता है एंड MCHC इज नॉर्मल, ओके। नाउ पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर सिकल सेल्स जो होती है, मैंने आप लोगों को बताया ना, क्रीसेंट शेप की, मून शेप की सेल्स मिलेगी। देन देयर आर हॉवल जॉली बॉडी। ये क्या होता है, ये बेसिकली DNA जो होता है ना उसका रेमिनेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये ऑटोस्प्लीनेक्टमी के बाद यूजुअली देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें टारगेट सेल भी किसी किसी केसेस में देखने को मिल सकती है, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट इसके लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा वी समटाइम्स आल्सो गो फॉर सिकलिंग टेस्ट। नाउ मूविंग ऑन, हियर वी हैव द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसमें आप इजिली समझ सकते हो। देखिए, आपको थैलेसीमिया भी हम बाद में डिस्कस करेंगे तो दिस विल बी क्लियर, बट अभी हमें मेजर डिफरेंस समझना है सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल ट्रेट के बीच में, ठीक है। तो अगर HBS में जो म्यूटेशन है वो इतना ज्यादा है दैट HBS जो पर्सन में इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद 90% से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और पर्सन में अडल्ट हीमोग्लोबिन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, सो दैट इज सिकल सेल एनीमिया। बट अगर अडल्ट हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है एंड HBS इज समवेयर अराउंड 40%, सो ये सिकल सेल ट्रेट को बताता है, ना कि स्पेसिफिकली कि अनीमिया हो ही गया है, ओके। एंड नाउ सिंस HBS इज लेस, सो यहाँ पे हीमोलिटिक अनीमिया नहीं मिलेगा, वैक्सो ऑक्लूसिव क्राइसिस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कुछ तो डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इसकी वजह से, तो उस वजह से हम लोगों को यहाँ पर स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट होगी, जबकि यहाँ पर हर चीज की मेजर कंडीशन प्रेजेंट होगी, ठीक है। मैनेजमेंट आप क्या करोगे, ऑब्वियसली क्राइसिस का मैनेजमेंट करोगे, यू कैन गो फॉर हाइड्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओगे आप, ठीक है। देन you can also have few of the complication during this, okay। सबसे पहले क्या है, पेन क्राइसिस हम देख रहे हैं ना, बॉडी में, लॉन्ग बोन्स में, रिब्स में वगैरह पेन हो रहा है। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है एंड दिस इज वेरी फेटल। स्ट्रोक हो सकता है बच्चों में, एप्लास्टिक क्राइसिस मैंने आपको पार्वोवायरस याद करने के लिए बोला है। देन स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन, ये हम लोगों को बच्चों में ऑब्जर्व होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म देखें तो हमें इधर पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलेगा,
leg ulcers, gallstones, ठीक है, because hemolysis is going on and unconjugated hyperbilirubinemia is present. Okay, then renal failure can also be observed. ठीक है, अब हम आ जाते हैं जल्दी से PYQs पे जो एग्जाम बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है. तो मैंने बताया ग्लूटामिक एसिड गोस एंड वैलिन कम्स. कौन से क्रोमोसोम पे? 11. ठीक है, विच हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट? अडल्ट हीमोग्लोबिन. ठीक है, ओनली HbS इज प्रेजेंट एंड दैट ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 90% और ग्रेटर देन 90%. ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? अभी हमने पढ़ा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है. कौन सी टेस्ट इंड्यूस करती है सिकलिंग ऑफ RBC को? वी हैव सीन ना, इट वाज सिकलिंग टेस्ट, जो कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट भी कहते हैं हम जिसको. ठीक है, फिर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अडल्ट में क्या होता है? पेन क्राइसिस. एंड हमने देखा ना जितने सिम्टम्स पेन लेग में होने की वजह होने से लेकर अल्सर होने की वजह से, प्रियाप्टिज्म होने की वजह से, सब कहीं ना कहीं किस चीज से रिस्पॉन्सिबल है? वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस से. ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? दैट इज अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इज वेरी फेटल. ओके, सो yeah, that's it about today's session. I hope I made you all understand. ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल था बिकॉज हमने इसमें स्टार्टिंग से एंड तक सिकल सेल एनीमिया के बारे में जितनी चीजें थी वो सारी पढ़ ली. आपको ये कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड PG में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए. अगर आप हेमेटोलॉजी के अपकमिंग लेक्चर्स मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन एंड सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन हैप्पी लर्निंग.